Good morning students and my dear friends. Today is 1st of November 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way. आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। लोअर ड्यूटीज लाइकली फॉर ईवीज प्राइस्ड अप टू $35K। तो फाइनली टेस्ला के लिए जो कि बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में एंट्री की कोशिश कर रही है उसके लिए थोड़ा सा रिलीफ मेजर हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है ईवी व्हीकल पर अप टू सर्टेन प्राइस लेवल उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। तो हालांकि अब ये डिसीजन नहीं आया, लेकिन जो इंडिविजुअल इस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो लोअर इंपोर्ट ड्यूटी के प्रपोजल को कंसीडर कर रही है। हालांकि जो ये लोअर इंपोर्ट ड्यूटी का जो प्रपोजल है ये सारे ईवीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ सर्टेन एक प्राइस लेवल तक के जो ईवीज हैं केवल उन पर ही एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉरेन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी या जो ईवी मेकर टेस्ला या अदर ऐसी ही कंपनी जो कि इंडिया में बहुत टाइम से एंट्री करना चाह रही उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होगा। तो किस प्राइस लेवल तक का ये प्रपोजल है? ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंप्लीटली बिल्ड अप व्हीकल्स हैं, दो CBUs हैं जिनका प्राइस $40,000 से नीचे है, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली 70% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उन पर नई नेशनल ईवी पॉलिसी या न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15 से 30% तक रिड्यूस करी जा सकती है इस प्राइस सेगमेंट में। हालांकि इसको लेकर के सिर्फ अभी स्पेकुलेशन है, डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइड से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एट 15% ड्यूटी दीज कंप्लीटली बिल्ड अप यूनिट्स of vehicle will be on par with import duties for CKD. What is CKD? That is completely knocked down cars. तो अब यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, CBU और CKD। तो बेसिकली अगर इनके बारे में पढ़ना हो तो एक चीज़ तो यहाँ इंपॉर्टेंट है जो कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। CBU स्टैंड्स फॉर कंप्लीट बिल्डअप, CKD stands for complete knockdown. So CBU refers to those automobiles that are imported from or exported to some other countries as complete vehicle fully assembled. जैसे कि when a car is completely built in a target country as a whole piece. So, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा कि CBU cars do not require any assembly plant in any target company. जहाँ पर हम import या export कर रहे हैं वहाँ पर CBU जो cars हैं, जो CBU EVs हैं, उनको किसी भी तरह की assembling unit वहाँ पर उनकी establish नहीं होती और completely build up करके import या export करी जाती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, CBU मीन्स कंप्लीटली बिल्ड अप व्हीकल्स। अब CKD क्या होता है? दैट इज कंप्लीटली नॉक डाउन। इट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड एन असेंबली प्लांट इन एनी टारगेट कंपनी वेयर इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड। सो एज अ यूनिट these completely knocked down units are shipped to the target country as a fragmented part। यानी fragmented parts में इनके जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं वो जाते हैं और जो भी टारगेट कंट्री होती है जहाँ पर ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर एक असेंबलिंग यूनिट का प्लांट होता है या असेंबलिंग यूनिट होती है जहाँ पर उन पार्ट को असेंबल करके होल पीस तैयार किया जाता है। तो इस तरह के जो इंपोर्ट्स होते हैं या एक्सपोर्ट्स होते हैं या उन्हें हम बोलते हैं CKD व्हीकल। तो अभी क्या है, रिसेंटली जो करंट सिनेरियो है उसमें जो कंप्लीटली बिल्ड अप व्हीकल्स हैं, EV व्हीकल्स हैं, उन पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है इन कंपैरिजन टू CKD। और अगर गवर्नमेंट ये 15 से 30% तक का ड्यूटी रिडक्शन करती है, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन करती है, तो डेफिनेटली जो CBU व्हीकल्स हैं वो CKD व्हीकल्स के पार में आ जाएंगे, उनके इक्वल आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी।
हालांकि जो ये ड्यूटी रिडक्शन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है CBU व्हीकल्स को, टेस्ला जैसे जो CBU व्हीकल्स जो कंट्री में अपना इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में, उनको कुछ कंडीशंस के साथ ये सब्सिडी या ये जो इंपोर्ट रिलीफ है ये ऑफर किया जाएगा। क्या कंडीशंस होंगी? ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिक जो प्रिंसिपल है इस पर्टिकुलर ड्यूटी रिडक्शन का, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन का, वो यही है कि कुछ टाइम बाद, 2 से 3 साल बाद, जो ये कंपनीज हैं, जो EV मेकर्स हैं, जो CBU इंडिया में इंपोर्ट कर रही हैं, वो 2-3 साल या नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लेंगे अपनी, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी अपने EV व्हीकल्स की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको जो 15 से 30% का जो इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन या रिलीफ जो गवर्नमेंट दे रही है वो बंद किया जा सकता है। तो जो ये इंपोर्ट ड्यूटी में रिलीफ दिया जा रहा है CBU व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ये सर्टेन क्लॉजेस पर दिया जा रहा है। हालांकि टेस्ला जैसी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंडिया में एंट्री कर जाए, क्योंकि बहुत टाइम से टेस्ला जो है इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रही है EV ड्यूटीज़ को, EV पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगनी है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो डेफिनेटली टेस्ला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया में एंटर करने की। हालांकि सर्टेन क्लॉजेज हैं जिसके साथ ही, इन क्लॉजेज के साथ ही ये इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ इन कंपनीज को दिया जाएगा। So these are the certain statistics about the electric four-wheeler registered in India since 2018 और import duties कितनी लगती है। तो जो 40,000 से ऊपर की गाड़ी हैं उन पर 100% import duty लगती है, जो 40,000 से नीचे हैं उन पर 70% की लगती है। और बेसिकली इसी सेगमेंट में गवर्नमेंट 15 से 30% की इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्सेशन ऑफर कर रही है, प्रोवाइडेड दैट विद इन 2 to 3 ईयर्स दीज कंपनी शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट रिव्यूज लीगल फ्रेमवर्क टू रिमूव गैप्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी लीगल फ्रेमवर्क्स है, इट मीन्स जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इंडिया में, जो एक्ट्स हैं, उनको गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है। तो कंट्री का जो लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ पर फाइनेंशियल ऑफेंडर्स को, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्राइम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कैचअप करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए बेसिकली जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट हैं, उनको पनिशमेंट देने के लिए उन एक्ट्स को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। क्यों रिव्यू किया जा रहा है? व्हाट इज़ द नीड? तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाह रही है, क्योंकि बेसिकली इसी गैप्स को, इसी लूप होल्स को यूज़ करते हुए जो इंडिविजुअल्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं। इंडिया के इसी पर्टिकुलर लॉ के जो मिसिंग पॉइंट्स हैं, जहां पर एम्बिग्विटी है, इस पर्टिकुलर इन्हीं तरह के क्लॉजेस को यूज़ करके कई सारे फाइनेंशियल क्राइम्स किए जाते हैं। और रिसेंट टाइम में हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि उसके रीज़न बहुत सारे हैं, सिर्फ लीगल इरेगुलरिटीज़ या लीगल लूप होल्स ही नहीं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है उसके वजह से भी ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो केसेस हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे केसेस हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क जो है, जो लीगल सिस्टम है, उसको रिव्यू कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है ये जो रिव्यू है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर है। तो फोकस इज टू इंश्योर द लीगल सिस्टम दैट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ FATF। व्हाट इज दिस FATF? कई बार हम इसको न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। 1989 में ये टास्क फोर्स फॉर्म हुई थी और इसका जो बेसिक पर्पस था वो फाइनेंशियल क्राइम, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को स्टॉप करने के लिए था। हालांकि इसके बाद में बहुत सारे और भी इसमें फंक्शंस आते रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज द बेसिक मैंडेट ऑफ दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ऐसा कहा जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी लीगल सिस्टम को लेकर के, और टाइम टू टाइम FATF जो है वो कंट्रीज के लीगल सिस्टम को, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, मनी रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो लीगल सिस्टम है उसको रिव्यू करती रहती है, स्क्रूटनाइज करती रहती है और कंट्रीज को उसी के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। रिसेंटली हमारे नेबरिंग कंट्री को एक लिस्ट में डाला गया है जो FATF ने ही डाला है। तो इंडिया
गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए अपनी खुद के लीगल फ्रेमवर्क को रिव्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत जल्द ही यूएन बॉडी के एक पीयर रिव्यू सिस्टम में जाएगी, जहां पर इंडिया के टेक्निकल कंप्लायंसेस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, इसे फ्रेमवर्क को यूएन की एक बॉडी जो है वो रिव्यू करेगी। तो यूएन जो पीयर रिव्यू है उसमें इंडिया जाएगी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट खुद से सारा रिव्यू करके लूपहोल्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहती है, जिससे कि सारे जो मेजर्स हैं इंप्रूवमेंट के वो लिए जा सकें। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो लीगल फ्रेमवर्क में रिव्यू कर रही है, दैट इज टू इंक्रीज द रोबस्टनेस ऑफ इन्फोर्समेंट, जिससे कि इंडिया FATF के जो स्क्रूटनी है उसमें स्टैंड अप करे। सो इंडियाज इकोनॉमी विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप्रॉक्सीमेटली 301 ट्रिलियन बाय 2024 in nominal term has over 1.5 million active companies and approximately 2,67,000 एक्टिव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इंडिया एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत स्पीड मैनर में ग्रो कर रही है। तो फाइनेंशियल क्राइम्स और टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करना गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके लिए कई सारे डिपार्टमेंट, एजेंसीज भी कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखती हैं। हालांकि फिर भी इस बार FATF के रिव्यू या यूएन बॉडी के पीयर रिव्यू में जाने से पहले गवर्नमेंट जो है वो खुद से सारा रिव्यू कर लेना चाहती है। इससे पहले ऐसा रिव्यू कब हुआ था? 2010 में। इससे पहले लीगल फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ने रिव्यू किया था। तो 2010 के बाद से अब ये 2023 में ये इनिशिएटिव दोबारा से लिया गया है। रीज़न सिंपल है कि FATF के जो रिवाइज स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग अपने लीगल सिस्टम में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको फुलफिल किया जा सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कोर सेक्टर ग्रो 8.1%, फिस्कल डेफिसिट एट 39% ऑफ टारगेट। तो बेसिकली ये कोर सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड न्यूज़ है। कोर सेक्टर क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। फिस्कल डेफिसिट और कोर सेक्टर की जो रिसेंट डेटा पब्लिश हुआ है उसकी न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो इंडिया के जो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं जो इंडिया के 2/5 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का, सितंबर के महीने में हमें उनमें 8.1% का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें 8.1% का आउटपुट ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। हालांकि पिछले अगर 4 महीनों का हम कंपैरिजन करें, 4 महीनों का इंडस्ट्रियल आउटपुट देखें 8 कोर सेक्टर का, तो उसके कंपैरिजन में जो ये ग्रोथ है, ये जो पेस है, ये स्लोवेस्ट है। लास्ट 4 मंथ्स में इससे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एज 7 ऑफ द सेक्टर अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर सॉ द स्लोइंग आउटपुट ग्रोथ, क्योंकि इन 8 में से केवल और केवल फर्टिलाइजर सेगमेंट या फर्टिलाइजर जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसमें आउटपुट ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा जितने अदर सेक्टर हैं या जो अदर इंडस्ट्री हैं उन सब में स्लोअर ग्रोथ रही है इन कंपैरिजन टू लास्ट 4 मंथ। और अगर इस डेटा को 8.1% ग्रोथ के डेटा को अगर पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल इसी पर्टिकुलर सितंबर मंथ में जो 8 कोर सेक्टर है उनकी ग्रोथ 8.3% थी, रिवाइज्ड ग्रोथ 8.3% थी। ये तो बात रही इंडिया के 8 कोर सेक्टर की, कोर इंडस्ट्री की। अब देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट का डेटा। तो एक सेपरेट डेटा पब्लिश किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA ने, और उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से लेकर के सितंबर मंथ के ड्यूरेशन में जो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7.02 ट्रिलियन तक इंक्रीज हो गया। यानी जो टारगेट सेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उसका 39% तक अचीव हो गया है। इस पर्टिकुलर ईयर के लिए कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट बजट में सेट किया गया था? 17.87 ट्रिलियन का टारगेट जो था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट में सेट किया गया था। और अभी तक सितंबर तक 7.02 ट्रिलियन तक का फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। अब हम देखें तो 12 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं
और फर्स्ट हाफ में यानी 6 महीनों में केवल और केवल 39% तक का फिस्कल डेफिसिट हुआ है। एक्चुअली आइडियली शुड बी 50-50 का डिवीजन होता है, 50% फर्स्ट हाफ में, 50% सेकेंड हाफ में और 100% जो टारगेट सेट किया गया है, लेकिन केवल 39% का ही हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है गवर्नमेंट थोड़ा फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन अप्लाई कर रही है। इसके अलावा जो टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स हैं उनमें भी इंक्रीज हुआ है, डबल डिजिट की ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। यानी टैक्स और जो नॉन टैक्स जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है और उस रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट के जो अदर एक्सपेंडिचर हैं वो मीट आउट हो गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को कम लोन लेना पड़ा है, कम बोरोइंग करनी पड़ी है और ये इसी वजह से 39% रहा है। तो रिवेन्यू जब हमारे पास ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, ज़्यादा पैसा हम कमा रहे हैं तो हमें कम लोन लेना पड़ेगा, लोन कम लिया इसलिए हमारा 39% तक रहा है। तो फिस्कल प्रूडेंस और इंक्रीज इन रिवेन्यू कलेक्शन लीड्स टू दिस 39% ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन अ वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और अगर हम सेपरेटली देखें टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स कितने रहे फर्स्ट हाफ में, तो उसमें 16% का इंक्रीज देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 16.2 ट्रिलियन का टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स केवल फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है। नॉन टैक्स में 50% का इंक्रीज है, अप्रॉक्सीमेटली 2.37 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है ऑन द बैक ऑफ हायर डिविडेंड रिसीव्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू दोनों के ही कलेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स कम कर रही है। बोरोइंग्स कम कर रही है तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस होता हुआ, जो टारगेट सेट किया गया उससे कम दिख रहा है। लास्ट ईयर ये और कम था, लास्ट ईयर वॉज 37%, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। हमारा मतलब गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अंडर कंट्रोल है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडिया विल प्रॉब एप्पल थ्रेट नोटिसेस। तो इंडिया विल इन्वेस्टिगेट द नोटिफिकेशन सेंड बाय आईफोन मेकर एप्पल आईएनसी। कैसा नोटिस है? बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि जो एप्पल आईएनसी, एप्पल इनकॉर्पोरेशन है, उसने कई सारे अपने यूजर्स को एक नोटिस सेंड किया है, इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके पास आईफोन्स है, और उनको वॉर्न किया है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर से जो कि एप्पल डिवाइसेस से उनकी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो बेसिकली एप्पल के थ्रू एक नोटिस सेंड किया गया कई सारे एमपीज को भी, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टी से और इंडिविजुअल यूजर्स को, इन ऑर्डर टू वॉर्न अगेंस्ट द स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। और उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने एप्पल को बोला है कि वो गवर्नमेंट अब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेगी और एप्पल को पूरी तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है और कहा गया है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप दीजिए इस पर्टिकुलर इशू पर कि कौन सा एलिज्ड स्टेट स्पॉन्सर अटैक होने वाला है। और इसको लेकर टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर जो है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। लेट अस सी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल गवर्नमेंट का अप्रोच है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इस इशू को गवर्नमेंट डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। तो आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने पेज नंबर 1 पर भी अपनी जो फाइनेंशियल समिट है उससे रिलेटेड न्यूज़ कवर करी है। इसके बाद पेज नंबर 4 से लेकर के पेज नंबर 7 तक भी सिर्फ इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल समिट की ही न्यूज़ कवर करी गई है। हालांकि पेज नंबर 1 पर जो न्यूज़ दी वो हमारे आरबीआई के गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको ज़रूर हम कवर करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। Q2 GDP numbers likely to surprise on upside दास। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की BFSI इनसाइड समिट में पार्टिसिपेट करते हुए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारे Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के जो जीडीपी के नंबर आने वाले हैं वो जीडीपी के नंबर हमें सरप्राइज कर सकते हैं। इट विल बी द पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जीडीपी नंबर, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं वो यही सपोर्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ नवंबर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स को सरप्राइज कर देगी। जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम आरबीआई के प्रोजेक्शन की बात करें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा जुलाई से सितंबर ड्यूरेशन में, और यही सेम रेट हमें इंटायर फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट में भी देखने को मिलेगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.5% रहेगा एज पर आरबीआई प्रोजेक्शन। हालांकि इन सब प्रोजेक्शन के अलावा मिस्टर दास ने ये भी कंफर्म किया कि सेंट्रल बैंक का जो इंपॉर्टेंट मैंडेट है, जो सेंट्रल बैंक का की पॉइंट है, जो प्रायोरिटी एरिया है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो
ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर मैंडेट है या प्रायोरिटी है। इस बात को भी क्लैरिफाई किया हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अपने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबसे प्रायोरिटी पे फोकस इन्फ्लेशन पर करते हैं, ना कि ग्रोथ पर। हालांकि जो ग्रोथ का स्टेटस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा हमारे आरबीआई के गवर्नर। इसके अलावा कई सारे जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे ग्लोबल ग्रोथ और फाइनेंशियल मार्केट इम्पैक्ट हो रही, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इम्पैक्ट हो रही, तो इंडियन इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इंडिया इज वेल पोजिशन टू हैंडल दीज चैलेंजेस, दीज सिचुएशन, जिसकी वजह से जो हमारी जीडीपी है वो एक सफिशिएंट या हम बोल सकते हैं एक ऑप्टिमिस्टिक मैनर में ग्रो करेगी, ऐसा हमारे आरबीआई के गवर्नर का कहना है। इसी के साथ उनके बैंक्स को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 और आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है। सेम बीएफएसआई समिट में ही उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो अब देख लेते हैं बैंक से रिलेटेड उन क्या न्यूज़ है। एट्रिशन हाई इन प्राइवेट बैंक्स, दे नीड टू बिल्ड कोर टीम। तो बैंक्स में एट्रिशन रेट की प्रॉब्लम जो है कोई नई नहीं है, हमेशा से बैंक्स में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा देखा गया है, और रीसेंट टाइम में प्राइवेट बैंक्स में अगर हम देखें तो एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला एज अ पार्ट ऑफ अवर सुपरविजन वी ऑल्सो मॉनिटर द एट्रिशन रेट। और जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में इस समय एट्रिशन रेट हाई है, दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक्स को फिलहाल के लिए इस एट्रिशन रेट को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स लेने चाहिए, जिससे कि वो एक कोर टीम डेवलप कर सकें, क्योंकि एम्प्लॉय एट्रिशन किसी भी कंपनी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय एट्रिशन रेट जो है वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और इसके लिए बैंक्स को टाइम टू टाइम आरबीआई जो स्पेशली प्राइवेट बैंक्स को टाइम टू टाइम आरबीआई कई सारे मेजर्स लेने को कहता है। और इस पर्टिकुलर समिट में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उन्होंने सेम इशू को रीइटरेट किया। बैंक्स नीड टू बिल्ड अप देयर ओन कोर टीम बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, एम्प्लॉय कमिटमेंट, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। हालांकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉर्म्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब अभी नहीं किए गए हैं। बैंक्स को अपने अकॉर्डिंग कन्विक्शन डिपिक्शन के बेसिस पर उन्हें बोला गया है कि आप मेजर्स लें एम्प्लॉय एट्रिशन रेट को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज दिस एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा एट्रिशन रेट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कॉस्ट उतनी ज़्यादा हाई होगी, और एम्प्लॉय कॉस्ट हाई है तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमें प्रोडक्टिविटी पर भी देखने को मिलेगा। तो बैंक्स में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में एट्रिशन रेट को टैकल करने के लिए इस समिट में, इस इवेंट में हमारे आरबीआई के गवर्नर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी से एसोसिएटेड है। क्रिप्टो अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेज दास। हालांकि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से यही अप्रोच रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, डिजिटल करेंसी को लेकर के, स्पेशली ऐसी करेंसी जो रेगुलेटेड नहीं है, डिजिटल करेंसी जो रेगुलेटेड नहीं है। तो उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फिर से क्रिप्टो करेंसी को एक सीरियस थ्रेट बताया है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उनका ये कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसीज रिसेंट टाइम में अनरेगुलेटेड जो क्रिप्टो करेंसीज जो इमर्ज हो रही हैं वो इंटायर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा थ्रेट है। स्पेशली अगर हम बात करें इमर्जिंग इकोनॉमीज जहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की जो समिट है उसमें भी यही सेम अप्रोच, यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रिपीट किया आरबीआई के गवर्नर ने। और इसके साथ ही साथ कई सारे डेटा से भी सब्सटैंशिएट किया, जैसे कि आईएमएफ और एफएसबी की जो एक वाइट पेपर जो पब्लिश किया गया था, जो सिंथेसिस पेपर सबमिट किया गया था, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उनको हाईलाइट किया गया था। तो फिलहाल के लिए आरबीआई का अप्रोच या बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चेंज नहीं हुआ है। हालांकि बहुत टाइम से एक सर्टेन लॉबी है जो इस चीज़ को लीगलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल इंडिया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए अभी रेडी नहीं है। आप देख लेते हैं पेज नंबर 4 से 7 तक के दिए हुए आर्टिकल। ये आर्टिकल भी बीएफएसआई समिट में जो एक्सपर्ट्स, जो इकोनॉमिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वही आर्टिकल्स हैं। तो हम जल्दी इन सब आर्टिकल्स को शॉर्ट मैनर में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो 8 से लेकर 13 तक के आर्टिकल है, पेज नंबर 4 से 7 सिर्फ और सिर्फ आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने BFSI समिट के ही एस्पेक्ट को कवर किया गया है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज, SBI टू ड्राइव इन विद योनो 2.0 इन 9 मंथ। तो SBI का जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको हम योनो के नाम से भी जानते हैं, योनो मीन्स यू ओनली नीड वन। तो इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सेकेंड वर्जन जो है वो SBI लॉन्च करने जा रहा है और इससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छी, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, यूज़र फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। तो योनो 2.9 इज गोइंग टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ SBI इन अपकमिंग 9 मंथ्स एज पर द SBI चेयरमैन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नेंस रिफॉर्म टू इंश्योर हायर ग्रोथ फॉर लॉन्गर, PSB चीफ। तो रोबस्ट क्रेडिट ऑफ टेक, फेवरेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, गवर्नेंस रिफॉर्म विल कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कई सारे CEOs अगर हम देखें तो कैनरा बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके कई सारे ऑफिशियल्स ने भी इस समय में पार्टिसिपेट किया और उनके अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सफिशिएंटली ग्रो करेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ग्रो करेगी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो रोबस्ट क्रेडिट ऑफ टेक, रिसेंट टाइम में इस न्यूज़ को कई बार कवर चुके हैं, जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अच्छा खासा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट जिस तरीके से, गवर्नमेंट है मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस तरीके से गवर्नेंस से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स ले रही है, ये तीनों ही फैक्टर्स आगे आने वाले टाइम में इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ग्रोथ रेट है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको सफिशिएंटली सपोर्ट करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बैंक्स कैन नॉट बी टेक फर्म CEOs वेज इन। तो कई सारे बैंक्स, एक्सिस बैंक, HSBC, सिटी बैंक, IDFC एंड इंडिया एंड साउथ एशिया बैंक, IDBI बैंक, इन सब के जो चीफ्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिस तरीके से इस समय टेक्नोलॉजी, स्पेशली फिनटेक टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, उसके इमर्जेंस और पेनिट्रेशन को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें उन्होंने बोला कि जो बैंक्स हैं उनका काम बैंकिंग है, ना कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो बैंक जो है वो टेक फर्म्स नहीं हो सकते, दे शुड नॉट ट्राई टू बी टेक फर्म, स्पेशली फिनटेक फर्म, और उनका जो कोर फंक्शन है वो बैंकिंग का है। टेक्नोलॉजी केवल एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है बैंक्स की ग्रोथ में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिलीव दैट टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग, बट इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द बैंक, क्योंकि बैंक्स का मेजर काम जो है वो बैंकिंग है। रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, रिक्वायरमेंट में तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, लेकिन बैंकिंग जो कोर बैंकिंग है वो बैंक्स को करना है। बैंक्स कैन नॉट बी द टेक फर्म इन अपकमिंग टाइम, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी पेनिट्रेट करे, कितनी भी इमर्ज करे। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, प्लानिंग टू इंक्रीज पेनिट्रेशन टू 1.5% ऑफ GDP बाय 2030, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स लेती हैं पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इवन अभी के टाइम में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस और कई सारे और इंश्योरेंस स्कीम्स भी ऑफर करी हैं। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमेशा से इंडिया में बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या इंश्योरेंस सर्विसेज को लेकर के। तो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है, जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि वो फिलहाल के लिए 2030 तक जो उन्होंने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का टारगेट रखा है वो 1.5% ऑफ GDP रखा है। यू कैन इमेजिन कितना कम पेनिट्रेशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी में इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस सर्विसेज का। तो अपकमिंग टारगेट जो है वो 2030 के लिए सेट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, दैट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन बाय 1.5% ऑफ GDP। और अभी कितना है? करंटली इट इज़ 1% ऑफ GDP जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका पेनिट्रेशन है, उसको 1.5% तक इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जनरल इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका पेनिट्रेशन 3.2% है और जो जनरल इंश्योरेंस है 1% है। तो डेफिनेटली यहाँ जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो अदर इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनके पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस सनराइज सेक्टर पॉइज्ड फॉर लिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री बॉसेस। तो अभी हम जनरल इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे, अब ये जो न्यूज़ है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड है। और
जो इंश्योरेंस सीईओ पैनल था, जो बिजनेस स्टैंडर्ड की BFSI समिट जो कि ट्यूसडे को ही है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक सनराइज सेक्टर बताया है। व्हाट इज दिस सनराइज? दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, मैं बोलता था इंडस्ट्रीज को दो तरीके से जनरली क्लासीफाई कर लेते हैं, सनराइज और सनसेट। तो सनराइज सेक्टर, सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज बेसिकली अ न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑफन कैरेक्टराइज्ड विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और इस तरह के जो इंडस्ट्री जो सेक्टर होते हैं उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। जबकि सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि डिक्लाइनिंग स्टेज में होती है और अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ का नहीं होता है। तो फिलहाल जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के जो कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव है उनके अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडिया में अभी एक सनराइज सेक्टर है, मतलब इसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि केवल 3.2% ऑफ GDP पेनिट्रेशन, तो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दैट इज स्टिल अनइंश्योर्ड। डेफिनेटली उनको मोबिलाइज करना, उनको चैनलाइज करना और उनको प्रॉफिटेबल बनाना या उस सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए फिलहाल के लिए बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस की एक्सेप्टेबिलिटी उतने भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं, तो चैलेंजिंग सेक्टर है, बट स्टिल इट इज़ अ सनराइज सेक्टर एज पर द इंडस्ट्री बॉसेस। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शॉर्ट टर्म हिकअप्स ऑन ग्लोबल क्यूज बट लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी इंटैक्ट। तो इसमें भी इस पैनल में भी कई सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे वो थे, और उनके अकॉर्डिंग भले ही इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर कितने भी शॉक्स या हिकअप्स इंडिया को फेस करने पड़े, लेकिन इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो अभी भी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दे आर स्टिल ग्रोइंग, दे आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। तो जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट टर्म के हैं। India will remain in a structural bull market and valuation are nowhere close to bubble territory। तो इंडिया के लिए फिलहाल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, हमारी डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी है, सीधी सीधी हमारे खुद के पास इतनी डिमांड है कि हमारे लगभग सभी सेक्टर अच्छा खासा और डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। IRDAI कंसिडरिंग SLBC लाइक बॉडी, चेयरमैन पांडा। तो BFSI इंडिया इनसाइट समिट में जो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर देबाशीष पांडा, उन्होंने बोला है कि IRDAI फिलहाल स्टेट लेवल बैंकर कमेटी जैसी SLBC एक बॉडी के बारे में सोच रही है, पॉन्डर कर रही है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं, इट इज ओनली अ वेरी नेसेंट स्टेज, जहां पर कई सारी जो सेवरल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेंगी स्टेट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, और दी स्टेट लेवल कमेटी विल कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। तो एक स्ट्रक्चरल पूरा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट लेवल और सेंट्रल पे जो है कमेटी वो IRDAI वो है ही। तो एक 3 tier सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। SLB विल बी द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बैंकर्स एट स्टेट लेवल, और ये बेसिकली इंश्योर करेगी कि जो गवर्नमेंट और बैंक्स हैं उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो। क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम्स और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, तो पॉलिसी डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। दैट इज़ वाई एक स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, और ये स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कमेटीज़ को स्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि बैंक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहे, और वो चैलेंजेस चाहे वो साइबर रिलेटेड चैलेंजेस हों, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज रिलेटेड चैलेंजेस हों, इन सारे चैलेंजेस में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप। एयरटेल प्रॉफिट स्लिप 37.5% ओवर वन टाइम चार्जेस। तो वन टाइम चार्जेस जो लगते हैं उसकी वजह से भारतीय एयरटेल का जो ट्यूसडे को जो अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसमें 37.5% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 फॉल्स टू 1340.7 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 2145 करोड़ था। तो 37.5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात है तो नेट प्रॉफिट में 17% का डिक्लाइन है। तो जो प्रॉफिट और रिवेन्यू को लेकर के जो एस्टिमेट्स है वो दोनों ही एस्टिमेट्स मिस हुए हैं इस बार Q2 में एयरटेल के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।